बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू बकर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी क्या जरूरत है हमें सी प्लस प्लस के अंदर, और ये स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस पे सबसे ज्यादा यूज होते हैं। चले आए देखते हैं। जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को जैसे हम डिक्लेयर करते हैं तो वो एक स्टोर होता है एक मेमोरी लोकेशन में, मतलब रैम के अंदर एक स्टोरेज एरिया होता है, वहां पे वो जाके स्टोर होता है। ठीक है, जब वो स्टोर होता है तो उसको स्टोर करते वक्त उसका एक एड्रेस भी होता है, जिस तरह हमारे घर का एक एड्रेस होता है। जब आप एक वेरिएबल स्टोर करते हो तो उसका भी एक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस किससे स्टार्ट होता है? 0x से। जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो 0x से स्टार्ट होते हैं, हमेशा हेक्साडेसिमल में होता है। 3 टाइप्स के अभी तक में हमने वो पढ़े हुए हैं, नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं। एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जो 0-1 जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ आती है। दूसरी क्या डेसिमल, जो हम लोग यूज करते हैं आम जिंदगी में 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और उसके बाद तीसरे होते हैं हेक्साडेसिमल, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर्स होते ही हैं, उसके बाद A से लेके F तक होते हैं। 10 को A कहते हैं, 11 को B कहते हैं, 12 को C कहते हैं, 13 को D कहते हैं, 14 को E कहते हैं और 15 को F कहते हैं। इस तरह ये हेक्साडेसिमल नंबर्स में हमारे मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। तो उन मेमोरी एड्रेसेस की क्या जरूरत है? हमें हर वेरिएबल की एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन को पता करने के लिए हमें मेमोरी एड्रेसेस का पता होना लाजमी है। पॉइंटर्स का साइज क्या होता है? पॉइंटर का साइज ज्यादातर 8 बाइट्स होता है, लेकिन वो 4 बाइट्स भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर। अगर 32 बिट सिस्टम आर्किटेक्चर है तो 4 बाइट्स होगा, अगर 64 बिट सिस्टम आर्किटेक्चर है तो आपका 8 बाइट्स होगा। अब एक और बात, एड्रेस ऑपरेटर, जो आपका एंड ऑपरेटर होता है उसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं और बिटवाइज ऑपरेटर भी कहते हैं। तो वो सिंबल 2 चीजों के लिए यूज होता है। एक आपके एंड की ऑपरेशन, जब भी आपने एंड का ऑपरेशन करना होता है लॉजिकल ऑपरेटर में, जब आप एंड यूज करते हो उसके लिए, और दूसरा एड्रेस ऑपरेटर के लिए। चले यहाँ देखते हैं एड्रेस ऑपरेटर के लिए कैसे ये यूज होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, हैश इंक्लूड किया, आईओ स्ट्रीम किया यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंट a। एक वेरिएबल डिक्लेरेशन की, उसके बाद मैंने क्या किया, सी आउट कर दिया a। ये तो आ गया मेरा वेरिएबल की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे इसका अगर एड्रेस पता करना है कि ये स्टोर्ड किस मेमोरी लोकेशन में किस जगह पर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं ये एड्रेस ऑपरेटर मतलब एम्परसेंड ऑपरेटर को लगाऊंगा। ये आपको क्या करेगा, आपने सी आउट किया %a, जैसे ही किया ये आपको एड्रेस आउटपुट कर देगा। चलें देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब देखिए आउटपुट में क्या आया, आपका आउटपुट आया 10 तो उसकी वैल्यू स्टोर थी वेरिएबल की, और उसके नीचे क्या आया 0x। हमेशा आपका मेमोरी एड्रेस 0x से स्टार्ट होता है, और इसके बाद 61FF0C। ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस आ गया। हर वेरिएबल का एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेस होगा। अब बात करते हैं पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जब भी आपने किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना, रिमेंबर माय वर्ड्स एड्रेस, तब आप पॉइंटर्स का यूज करते हो। तो वो एक ऐसे वेरिएबल्स हैं, एक तो वेरिएबल है जिसमें आप डाटा स्टोर कर रहे हो, एक वेरिएबल है जिसमें आप एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, उनको हम पॉइंटर्स कहते हैं। रिमेंबर इट। मैंने क्या किया, इंट a = 10। उसके बाद इंट स्टैरिक। जब भी आपने पॉइंटर डिक्लेयर करना है उसका तरीका क्या, इंट स्टार स्टैरिक आएगा ptr, मतलब कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ptr2 लिख दें, ptr3 लिख दें, इट्स योर मैटर, लेकिन वो उसके स्टैरिक जरूर आएगा स्टार्टिंग में। स्टैरिक आया, ptr आया, और यहाँ पे आया नल ptr। नल ptr मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्या होता है। ये आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज किया बेसिकली, ताकि वो किसी और जगह पे पॉइंट ना करे। ये हम आगे जरूर पढ़ेंगे। नीचे मैंने क्या किया, ptr पॉइंटर का जो नाम है वो उसमें असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ a। जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था इंट a = 10, जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका एड्रेस मैंने पॉइंटर में असाइन कर दिया। पॉइंटर कभी वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता, पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है, रिमेंबर इट। तो एड्रेस के लिए मैंने एड्रेस का ऑपरेटर लगाया और वेरिएबल का नाम था a, उसको असाइन कर दिया ptr के अंदर। अब क्या हुआ है, पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द a। बेसिकली ptr में एड्रेस स्टोर हो चुका हुआ है a का। मैंने क्या किया, सी आउट एड्रेस ऑफ a इज और %a। एक तो ये तो सीधा सीधा आपको एड्रेस ऑफ a बता देगा, और इक्वल टू मैंने वो इक्वालिटी का सिंबल लगाया। इक्वालिटी का सिंबल लगाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ptr। अब ptr के अंदर क्या एड्रेस है वो भी चेक कर लेते हैं, और ptr कर दिया। ये दोनों ही हमेशा इक्वल होंगे। अभी यहाँ इसका आउटपुट चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों की वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी, तो क्या हुआ 0x71FF08 इक्वल टू, दोनों की वैल्यूज इक्वल थी। क्या था कि एड्रेस %a, जो उसका एड्रेस था वही उस ptr पॉइंटर में स्टोर था, तो इसी दोनों का आंसर इक्वल आ गया। अब एक और बात, ये तो था इंटीजर पॉइंटर, मतलब पॉइंटर भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो आपको इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपने कैरेक्टर टाइप का
पॉइंटर डिक्लेयर करेक्टर टाइप का एड्रेस स्टोर के वेरिएबल का स्टोर करना है। अगर आपने करेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो आपको करेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और अगर आपने डबल या फ्लोट तो आपने उसी के टाइप का आपने उसका पॉइंटर बनाना पड़ेगा। रिमेंबर इट। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल टाइप का, डबल b इज इक्वल टू 20.5। फिर मैंने क्या किया, डबल टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया, डबल स्टैरिक ptr2 इज इक्वल टू %b। अब क्या हुआ, वेरिएबल का जो b का जो मैंने नया वेरिएबल डिक्लेयर किया b, उसका जो एड्रेस है वो मैंने नए वाले पॉइंटर में स्टोर कर दिया। अब क्या कर रहा है, ptr2 जो है वो पॉइंट कर रहा है किसको, b को। अब b का एड्रेस बेसिकली ptr में स्टोर्ड है, ptr2 में स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी आउट कर दिया एड्रेस ऑफ b। एड्रेस ऑफ b क्या था, जब भी आपने किसी वेरिएबल का एड्रेस निकाला तो आपने एम्परसेंड किया और वेरिएबल का नाम लिखा तो वो आपको एड्रेस दे देगा। और फिर मैंने सीधा जो पॉइंटर का नाम है वो मैंने सी आउट कर दिया। दोनों हमेशा इक्वल होंगे, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा। आइए देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका आउटपुट सेम आएगा, तो एड्रेस ऑफ b क्या आया, दोनों के एड्रेस आपस में सेम है। अगर आपने पॉइंटर का साइज देखना है तो कैसे चेक करोगे, सी आउट करोगे साइज ऑफ द पॉइंटर जो भी है वो तो आपने सी आउट किया। साइज ऑफ का ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये फंक्शन है बेसिकली, और उसमें पॉइंटर का नाम आएगा। ये मेरा सिस्टम 32 बिट्स का है तो इसलिए इसमें ये 4 बाइट्स का मेरा पॉइंटर होगा, और कुछ सिस्टम 64 बिट्स के होते हैं तो उसमें 8 बाइट्स का पॉइंटर होगा, ठीक है। ये डिपेंड ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर। तो इसमें 4 बाइट्स आंसर आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है डबल पॉइंटर्स का। डबल पॉइंटर्स क्या होते हैं, डबल पॉइंटर ये होता है कि आप जो पॉइंटर आपने डिक्लेयर किया, जो बनाया आपने पॉइंटर, उसका भी तो कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो भी तो कोई ना कोई मेमोरी स्पेस, एक स्टोरेज स्पेस ले रहा है ना। जिस तरह मेरे सिस्टम में तो वो 4 बाइट्स ले रहा है, ठीक है। तो वो भी तो मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर हो रहा है। तो अगर हमने उसको स्टोर करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डबल पॉइंटर्स का यूज करते हैं। अगर आपने किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है तो आप डबल पॉइंटर डिक्लेयर करोगे, इंट स्टैरिक 2 दफा स्टैरिक आएगा और ptr आएगा। ये डबल पॉइंटर डिक्लेयर करने का तरीका है। ptr3 किया मैंने इसमें क्या किया, इंट स्टैरिक ptr3 इज इक्वल टू %ptr। एम्परसेंट क्या है, एम्परसेंट एड्रेस ऑफ द एड्रेस किसका, जो ptr जो मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया था पीछे, उसका जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा इधर। वो अब क्या हो रहा है, ये ptr3 पॉइंट कर रहा है ptr को, और सी आउट करते हैं एड्रेस ऑफ ptr। अब एड्रेस क्या था, एम्परसेंट किया ptr, एम्परसेंट ptr जो मैंने डिक्लेयर किया था सिंगल पॉइंटर, उसका एड्रेस, ठीक है, और हमेशा इक्वल होगा ये ptr3 के, क्योंकि ptr3 में मैंने क्या स्टोर किया, एड्रेस ऑफ ptr। ये दोनों इक्वल आएंगे जिस तरह के आ भी रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, डी रेफरेंसिंग क्या होती है। स्टैरिक जो होता है वो आपका यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर, एक तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है, और एक तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, और तीसरी चीज वो डी रेफरेंसिंग अ पॉइंटर के लिए भी यूज होता है। डी रेफरेंसिंग क्या होती है, डी रेफरेंसिंग बेसिकली क्या है, इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू और एट द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। जब भी आपने एक पॉइंटर के अंदर से आपने वैल्यू एक्सेस करनी है ना, तब आप डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करते हो, मतलब स्टैरिक का यूज करते हो। Let us directly access and modify the value of the variable। आप डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। मतलब हैश इंक्लूड किया, आईओ स्ट्रीम किया, यूजिंग नेम्स, वो तो हमने किया हुआ सर इंट में। अब यहाँ पे क्या किया मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंट a इज इक्वल टू 10। फिर मैंने इंट स्टैरिक ptr इज इक्वल टू %a। यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया स्टैरिक ptr के नाम से मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप है इंट। उसके अंदर मैंने एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर लिया, ठीक है। अब ptr पॉइंट कर रहा है ए को, सी आउट किया वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। सी आउट किया एड्रेस ऑफ ए निकालने का क्या तरीका, %a, वो किया। उसके बाद सी आउट किया वैल्यू ऑफ ए इज, अगर वैल्यू ऑफ ए को एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पे लिखा स्टैरिक लिख के उसके बाद उसमें मैंने पैरेंथेसिस डाल दिए। पैरेंथेसिस डालने के बाद मैंने %a तो एड्रेस है, एड्रेस को डी रेफरेंस कर, स्टैरिक ने क्या किया, डी रेफरेंस किया, उसकी वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू ये भी आउटपुट 10 ही देगा। और एक और तरीका है, सी आउट किया वैल्यू ऑफ ए इज, उसमें क्या किया, पॉइंटर ptr तो एड्रेस, पॉइंटर तो बता ही सिर्फ एड्रेस रहा है, ठीक है। जब भी मैं ptr लिखूंगा तो वो हमेशा एड्रेस आउटपुट कर देगा।
लेकिन अगर आप इसके पीछे स्टैटिक लिख दो, स्टैटिक पीटीआर कर दो, तो वो क्या करेगा, एड्रेस की जगह पे वैल्यू आउटपुट कर देगा। इसको कहते हैं डीरेफरेंसिंग करना बेसिकली। तो जैसे कि अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया, वैल्यू ऑफ 10, एड्रेस क्या 0x61FF08 हेक्साडेसिमल वैल्यू एक आ गई, एक स्टोरेज लोकेशन आ गई। फिर वैल्यू ऑफ ए इज 10, दोनों तरीकों से डीरेफरेंसिंग करने से भी 10 आ रहा था आंसर। जैसे ही मैंने स्टैटिक पीटीआर किया वो उसने भी 10 दिया, और स्टैटिक और उसके बाद मैंने एड्रेस उसके अंदर पैरेंथेसिस किया, उसके थ्रू भी इसका आंसर 10 ही आया। तो 3 तरीके हैं। अगर आपने कभी भी अगर आपने वैल्यू निकालनी है ना वेरिएबल की, तो वो उसके 3 तरीके हैं। तो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर किस लिए यूज होता है कि पॉइंटर तो हमेशा एड्रेस बताता है, अगर आप स्टैटिक साथ लगा दोगे तो वो उसकी वैल्यू बताएगा वेरिएबल की। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अब इसमें एक और बात थी, मैंने आपको बताया था कि डीरेफरेंसिंग एक तो आपकी वैल्यू आउटपुट तो करता ही करता है, साथ उसको वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। कैसे? अब मैंने कहा कि पॉइंटर स्टैटिक पीटीआर, जो पॉइंटर था मेरा उस पर मैंने लिखा, स्टार्टिंग में लिखा स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 20 कर दिया, मैंने उसकी वैल्यू चेंज करके 20 कर दी। अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो जो ए की वैल्यू थी 10, लेकिन पीटीआर पॉइंट किसको कर रहा है, एड्रेस ऑफ ए को ना, तो वो ऑटोमेटिकली A20 हो जाएगा। अब आप चाहे इसको आउटपुट करो, इसका आंसर वेरिएबल में 20 ही इसका आउटपुट आंसर आ रहा है, A की वैल्यू 20 हो गई। दैट्स द वे टू चेंज द वैल्यू इन द वेरिएबल। अब देखें वैल्यू ऑफ A पहले तो 10 थी, फिर एड्रेस उसका आया, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ A 10 आई, फिर वैल्यू ऑफ A 10 आई, वो जो पुराना आउटपुट आ रहा सारा। अब जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज की, स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 20 किया, डीरेफरेंसिंग में उसकी वैल्यू चेंज होगी। इनिशियल मैंने 20 असाइन कर दी थी वैल्यू, तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ A 20 हो गई। दैट्स द वे टू चेंज द वैल्यू। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं नल पीटीआर, जैसा कि नल पॉइंटर्स का। नल पॉइंटर क्या है, कि आपको एक पॉइंटर है जिसको आपने कुछ भी असाइन नहीं किया, ठीक है, क्या होगा, वो किसी भी जगह पे जाके पॉइंट कर देगा मेमोरी लोकेशन में। उससे क्या मसला आएगा, उससे हैकिंग, डैंगलिंग, इनको डैंगलिंग पॉइंटर्स कहते हैं, जो कि दे आर वेरी डेंजरस। तो जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूँ, एंड स्टैटिक पीटीआर क्या है, सी आउट के वैल्यू ऑफ पीटीआर। अब ये जाके इसको मैं आउटपुट करता हूँ, इसका कोई ना कोई रैंडमली कोई एड्रेस आ जाएगा। देखिए इसका एक रैंडम एड्रेस आ गया 0x4001A3B, ये इसका एक एड्रेस आ गया, ठीक है। ये मैंने इसको पॉइंट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट हो गया। ये बहुत खतरनाक होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नल पॉइंटर्स का। नल पॉइंटर्स क्या है, जिसको वो पॉइंटर, ऐसा पॉइंटर जिसपे आप नल असाइन कर देते हो, जिसमें आप जीरो असाइन, बेसिकली आप जीरो असाइन कर रहे हो, उसको हम नल पॉइंटर कहते हैं। मैंने क्या किया, इंट स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू नल। अब ये किसको असाइन कर रहा है, किसी चीज को असाइन नहीं कर रहा है, नल को असाइन कर रहा है। यहाँ पे किया सी आउट पीटीआर, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा बेसिकली। लेकिन सी आउट किया स्टैटिक पीटीआर। अब स्टैटिक पीटीआर क्या होगा, एक सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा, ठीक है। ये कुछ भी आउटपुट नहीं होगा, ये एक बेसिकली एक एरर है, इनफिनाइट या अनडिफाइंड बिहेवियर होगा। अब जैसे कि मैंने बताया था, इसका आउटपुट क्या आया, 0 आया। तो ये नल पॉइंटर होता है। नल पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप एक पॉइंटर को, अगर आप उसको एड्रेस नहीं असाइन करें, तो आपने हमेशा उसको नल असाइन कर दिया बेसिकली। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने लगा, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू क्या है वो भी बताऊंगा। पास बाय रेफरेंस 2 तरीके से होती है, एक पॉइंटर्स के थ्रू और एक एम्परसेंट के थ्रू, ठीक है। तो दोनों तरीके हम देखते हैं। आए शुरू करते हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू तो बहुत सिंपल है, ठीक है। बेसिकली आप कॉपी बना देते हो, ठीक है। वो ओरिजिनल वैल्यू में आप कोई चेंजेस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस के अंदर वो क्या होता है कि जो आप कॉपी बनाते हो वेरिएबल की, वहां पे चेंजेस होते हैं। पास बाय वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, वॉइड चेंज वैल्यू, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, चेंज वैल्यू। उसके अंदर मैंने इंट वैल्यू, एक पैरामीटर बना लिया, इंट वैल्यू। ये एक कॉपी है, ये एक ओरिजिनल वेरिएबल में चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को किया 20 असाइन कर दिया और सी आउट कर दी वैल्यू। इंट मेन में गया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट a इज इक्वल टू 10। यहाँ पे चेंज वैल्यू का मैंने फंक्शन कॉल किया और a की वैल्यू उसमें मैंने पास कर दी। जैसे ही मैंने a की वैल्यू पास की, उसने क्या किया, उसने वैल्यू को चेंज तो किया, 20 किया, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जो मेरी थी, जहाँ पे मेरी स्टोर्ड थी वैल्यू, जब एक स्टैक बनता है, एक स्टैक के अंदर जो मेरी मेमोरी, जो ओरिजिनल वैल्यू में उसने कोई चेंज नहीं किया, उसने कॉपी बनाई, उस कॉपी में चेंज करके मुझे उसने प्रिंट कर दिया 20। लेकिन जब जैसे ही मैंने सी आउट किया ए दोबारा, तो उसने आउटपुट क्या दिया, उसने आउटपुट दिया 10 ही दिया, वैल्यू चेंज नहीं हुई, ओरिजिनल मेमोरी एड्रेस में वैल्यू चेंज नहीं हुई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये पास बाय वैल्यू है,
उसने कॉपीज बनाई है। तो अगर आपने ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल लोकेशन पे चेंज करना है तो आपको उसके लिए पास बाय रेफरेंस करना पड़ेगा। इसको रन करके देखते हैं। इसका देखें वो वैल्यू आई 20 और दोबारा जब मैंने आउटपुट किया तो वो 10 आ रहा है। अब पास बाय रेफरेंस में मैंने क्या किया, इसी फंक्शन को मैंने वॉइड चेंज वैल्यू में मैंने एक पॉइंटर पास कर दिया, इंट स्टैटिक वैल्यू। मैंने एक पॉइंट बेसिकली मैं एक पॉइंटर को मैं पैरामीटर बना के पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, स्टैटिक वैल्यू इज इक्वल टू 20, क्योंकि पॉइंटर का क्या तरीका है मैंने आपको बताया था, डी रेफरेंस करके आप उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो, एज ए डायरेक्टली आप असाइन नहीं कर सकते। अब इंट मेन में मैंने क्या किया, इंट ए इज इक्वल टू 10 ही किया, चेंज वैल्यू। अब चेंज वैल्यू जैसे मैंने फंक्शन कॉल किया उसमें मैं उसका एड्रेस पास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पॉइंटर ऐसा पैरामीटर बनाया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंटर में हमेशा एक एड्रेस स्टोर होता है, रिमेंबर इट अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग। तो एड्रेस किया, ठीक है। एड्रेस जैसे ही गया उसके अंदर एक बेसिकली चेंज वैल्यू फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर गया, ठीक है। वो अब क्या हुआ, वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके एड्रेस पे, ठीक है। और वहां पे मैंने स्टैटिक वैल्यू, वहां पे मैंने वैल्यू को मैंने पॉइंटर को डी रेफरेंस किया और उसमें 20 स्टोर कर दिया। अब क्या होगा, जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें 20 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अब पहला तो आउटपुट 20 आ ही रहा है, दूसरा भी आउटपुट 20 आएगा, ऑटोमेटिकली ओरिजिनल वैल्यू में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब मैं सी आउट करूंगा ए को तब भी 20 आएगा और उसके बगैर भी जो चेंज वैल्यू फंक्शन है 20 आएगा। अब कॉपी नहीं क्रिएट हो रही, अब ओरिजिनल वैल्यू में चेंज आ रहा है। जैसे कि मैंने किया वैल्यू 20 आई और ए की वैल्यू भी 20 आई, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब दूसरा तरीका क्या है रेफरेंस वेरिएबल का। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल इज अ एलियस और अनदर नेम फॉर एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल का एक और नाम, ठीक है। मैंने क्या किया, इंट ए इज इक्वल टू 10 किया, ये तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फिर मैंने क्या किया, इंट एम्परसेंट, यहां पे मेरा आया एम्परसेंट बी इज इक्वल टू ए। हमेशा याद रखना जब भी आप एक रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हो तो उसको आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, उसके बगैर वो रेफरेंस वेरिएबल बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंट एम्परसेंट बी इज इक्वल टू ए, आपने ए को असाइन कर दिया बी। अब बी और ए की वेरिएबल है, ये बी बस एक और नाम है उसको, और यहाँ पे मैंने सी आउट कर दिया ए। अब देखें ए की वैल्यू तो 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, तो दोनों ए की वेरिएबल्स हैं बट डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। तो ये एलियसिंग करने का तरीका है। जब भी आपने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने उसमें एंड ऑपरेटर जो जिसको आप एम्परसेंट ऑपरेटर कहते हो, इंट एम्परसेंट बी, उसमें इनिशियलाइज कर देनी है वैल्यू, ठीक है। और वो आपका वैल्यू से मुराद आपने वेरिएबल असाइन कर देना उसको, ठीक है। जैसे ही आपने वेरिएबल असाइन कर देना ये आपका एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। अब ये बताने का मकसद क्या था, इसके पीछे था पास बाय रेफरेंस का एक और तरीका बताने का मकसद। अब एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे पास बाय रेफरेंस होता है। मैंने क्या किया, वॉइड चेंज इंट एम्परसेंट एक्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल को एज ए पैरामीटर मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 20 कर दिया, इनिशियलाइज की इसको वैल्यू 20 और सी आउट कर दिया वैल्यू इनसाइड चेंज फंक्शन। इनसाइड फंक्शन क्या होगी, x 20 है, याद रखना। और मैं मेन में गया, इंट a इज इक्वल टू 10 कर दिया मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी मैंने वैल्यू 10 रख दी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा ये याद रखना आप, यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल किया, चेंज a। जैसे ही मैंने कॉल किया अब उसका आउटपुट क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। क्या अब ये आउटपुट रहेगा भी, ये कॉपी तो नहीं है, ये कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू में चेंज आया। वो कैसे पता चला मुझे, इसको अगर आप सी आउट कर लो, सिंपल सी बात है, सी आउट किया वैल्यू आफ्टर द चेंज इन द फंक्शन। यहाँ पे ए को आउटपुट किया, ये भी 20 आएगा और दूसरा भी 20 आएगा। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा पॉइंटर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दिया है। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस ये बता दिया है मैंने, पॉइंटर में डी रेफरेंसिंग का बता दिया मैंने, आपको नल पॉइंटर्स का बता दिया। ऑब्वियसली इन वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो शायद उस तरीके से इतना इम्पैक्ट ना भी पड़े किसी के ऊपर, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा और मैं वीडियोस बनाऊंगा। जैसे कि कहते हैं कि शिकवा ज़िल्मत शब्द से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शमा जलाए जाते। तो जो मेरे से हो सकता है मैं वो ज़रूर करूँगा और इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स तक, पूरे के पूरे कोर्स को। तो आप इंशाल्लाह वीडियोस देखते रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो काइंडली लाइक इट और सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज़, बाय।